अरे रुको जरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना, दोस्तों संग शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, बेल आइकन भी बजा देना ताकि हर धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताओ कैसा लगा, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की ताकत देती है। चलो शुरू करते हैं। डीप लव। दिव्य पहाड़ उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट के केंद्र के काफी करीब स्थित था। जहां यह स्थित था उसे डिवाइन स्पिरिचुअल रीजन कहा जाता था और उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में इसकी अत्यधिक प्रसिद्धि और मान सम्मान था। कहा जाता है कि दिव्य पहाड़ प्राचीन काल से लेकर अब तक विरासत में मिला है। मूल रूप से इस पहाड़ में कुछ खास नहीं था। हालांकि एक हेवनली सम्राट के इस पहाड़ पर बैठने और वहां से निधन हो जाने के कारण यह सामान्य पहाड़ असाधारण में बदल गया, जैसे कि इसे किसी अद्वितीय और शक्तिशाली ऊर्जा द्वारा सील कर दिया गया हो। दुनिया भर से भयानक आध्यात्मिक शक्ति इस पहाड़ के चारों ओर उमड़ पड़ी, जिससे कोई भी बेपरवाह होकर उसमें प्रवेश करने की हिम्मत न कर सके। यह पृथक्करण हर कुछ वर्षों में कमजोर हो जाता था। जब ऐसा होता तब उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी के लिए सबसे प्रतिष्ठित अवसर की शुरुआत हो जाती थी। यह सब एक विशाल किस्मत बदल देने वाली घटना, जिसे दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा के नाम से जाना जाता है, के कारण था, जो दिव्य पहाड़ में हुई थी। जो लोग सम्राट बनने के रास्ते पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, उनके लिए यह जानलेवा आकर्षण था। साथ ही इसका आकर्षण इतना था कि कई शक्तिशाली शक्तियां और प्रभाव इसके लिए दिल से तरसते थे। आखिरकार इस अनंत ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में केवल सच्चे सम्राट ही कह सकते हैं कि उन्होंने विशेषज्ञ बनने के मार्ग पर कदम रखा है। जब तक किसी शक्ति या प्रभाव का सम्राट स्तर का अस्तित्व होता है, तब तक उसकी शक्ति की प्रगति और दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव काफी भयावह हो जाता है। इसलिए उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की अनेक शक्तियां और प्रभाव इस दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा को प्राप्त करने के लिए लाल हो गए थे और इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। यह सब उनके अपने प्रतिभावान लोगों को यह अवसर देने के लिए था, ताकि वे सम्राट बनने के रास्ते पर एक मजबूत आधार सुनिश्चित कर सकें। इसी वजह से हर बार जब दिव्य पहाड़ खुलता तो पूरा उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट धधक उठता। वह सभी युवा प्रतिभाएं जिन्हें विभिन्न शक्तियों और प्रभावों द्वारा दिल से पोषित किया गया था, इस बैप्टिज्म के लिए लड़ाई और संघर्ष करती थीं। इसलिए यह अवसर उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी के बीच सर्वोच्च स्तर के आदान प्रदान का प्रतीक बन जाता था। ध्रुवांत और उनके समूह को उत्तर स्वर्गीय अकेडमी से डिवाइन स्पिरिचुअल रीजन तक पहुंचने में केवल आधे दिन का समय लगा। जिस गति से वे वहां पहुंचे, उससे ध्रुवांत बिना रुके प्रशंसा में आह भरने लगे। यह वाकई एक सम्राट स्तर के अस्तित्व के काबिल था। अगर केवल वह अकेले यहां पहुंचने की कोशिश करता, तो उसे यहां पहुंचने में कम से कम एक दिन तो लग ही जाता। उनकी पहुंचते ही वे तुरंत दीन विक्रांत के नेतृत्व में डिवाइन स्पिरिचुअल रीजन के मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ पड़े, जहां दिव्य आध्यात्मिक शहर स्थित थी। यह दिव्य आध्यात्मिक शहर दिव्य पहाड़ के तल पर बनी हुई थी और अत्यंत प्राचीन थी। दिव्य पहाड़ की अनूठी विशेषता के कारण यह शहर पहले से ही तटस्थ स्थिति में था और कोई भी शक्ति या प्रभाव इसे लापरवाही से अधिभूत करने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार ऐसे कदम अन्य शक्तियों और प्रभावों का गुस्सा और नाखुशी आकर्षित कर सकते थे। दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा जैसे आकर्षण के साथ एक हल्की हवा भी आरंभकर्ता पर एक्सटर्मिनेशन स्तर का आपदा ला सकती थी। अब तक यह दिव्य आध्यात्मिक शहर कुछ वर्षों में सबसे जीवंत अवधि थी। उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट के कोनों कोनों से अनगिनत शक्तियां और विशेषज्ञ यहां इकट्ठा हुए थे, यहां तक कि कुछ एकल विशेषज्ञ भी तेजी से पहुंच गए थे। भले ही वे जानते थे कि ये मजबूत शक्तियां दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा के लिए संघर्ष में समझदारी पर समझौता नहीं करेंगी,
पर इसका आकर्षण इतना था कि तर्क और विवेक धीरे धीरे फीका पड़ गया। यह सब 3 सम्राट डिजास्टर्स, ह्यूमन बॉडी डिजास्टर, आध्यात्मिक शक्ति डिजास्टर और स्पिरिट डिजास्टर के कारण था, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी अधिक भयावह था। एक छोटी सी गलती या चूक से कोई भी राख में बदल सकता था और उसकी दिव्य आत्मा भी बच नहीं पाती, पूरी तरह से दुनिया से मिट जाती। अनगिनत विशेषज्ञ इन 3 आपदाओं में गिर चुके हैं और वे हमेशा के लिए वापस ऊपर चढ़ने में असमर्थ रह गए हैं। इसलिए बहुतों की नजर में 3 सम्राट डिजास्टर्स उन मजबूत शक्तियों और प्रभावों से भी कहीं अधिक भयावह थे। जब इन दोनों के आतंक की तुलना की जाती है तो उनके बीच का भय सहज ही परिलक्षित हो जाता है। दिव्य पहाड़ पर पहुंचने से पहले ध्रुवांत ने शहर के पीछे दूर की ओर नजर डाली। वहां आध्यात्मिक धुंध में छिपे एक भव्य पहाड़ का शानदार सिलहूट था, जिसे आकाश में फैली आध्यात्मिक धुंध के बीच हल्के से पहचाना जा सकता था। वहां मौजूद असीम आध्यात्मिक शक्ति का स्तर इतना प्रचंड था कि लोगों के दिलों में भय और खौफ पैदा कर देता था। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति इधर उधर घूमती और उभरती, गर्जन की तरह ध्वनियां सुनाई देने लगीं, जो पूरे विश्व में गूंज उठीं। इस दृश्य को देखते हुए ध्रुवांत की आंखें अनायास सिकुड़ गईं। वह है दिव्य पहाड़। दीन विक्रांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वहां के क्षेत्र को देखो। जब तक कोई सम्राट स्तर का विशेषज्ञ होता है, वह वहां करीब नहीं जा सकता। इसका कारण है उस क्षेत्र में बचा हुआ दबाव, जो उस हेवनली सम्राट द्वारा छोड़ा गया था, जिसने वहां बैठकर निधन कर दिया था। हालांकि जब तक कोई सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, वह उस दबाव को महसूस नहीं कर पाता। इसलिए जबकि हम उसके करीब नहीं जा सकते, तुम प्रवेश कर सकते हो। हाँ, शायद यह उस हेवनली सम्राट की प्रतिष्ठा के कारण है, जो सम्राट के बीच में मान्यता रखता है। दीन विक्रांत की आवाज में प्रशंसा और विलाप दोनों झलक रहे थे जब उन्होंने ध्रुवांत को समझाया। भले ही सम्राट होना यह दर्शाता कि कोई विशेषज्ञ बनने के मार्ग पर कदम रख चुका है, एक हेवनली सम्राट को सम्राट का सम्राट माना जाता है। ऐसी सत्ता का सामना करते हुए हमारी तरफ से प्रतिरोध करने के लिए सबसे साधारण योग्यताएं भी मौजूद नहीं थीं। दीन विक्रांत की व्याख्या सुनकर ध्रुवांत ने चुपचाप अपनी जीभ क्लिक करते हुए सोचा, तो हेवनली सम्राट वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं? उस क्षेत्र में बचा हुआ दबाव तो इतना प्रचंड था कि दीन विक्रांत जैसे विशेषज्ञ को भी अंधाधुंध प्रवेश करने की हिम्मत न हो सके। हालांकि यह दिव्य पहाड़ यहाँ से दूर नहीं दिखाई देता, पर इसे एक पृथक क्षेत्र में बंद कर दिया गया है। केवल एक निश्चित तारीख के आने पर ही तुम उन दरारों के सहारे प्रवेश कर पाओगे। दीन विक्रांत ने अपनी व्याख्या जारी रखते हुए कहा। अगर तारीखें गिनी जाएं, तो 3 दिन बाद वह क्षण आएगा जब दिव्य पहाड़ खुल जाएगा। अभी के लिए हम केवल शांति से उस पल का इंतजार कर सकते हैं। इन शब्दों को सुनकर ध्रुवांत ने सिर हिलाया। चलो डिवाइन स्पिरिचुअल पवेलियन की ओर चलते हैं। यही वह स्थान है जहां उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की शीर्ष शक्तियां और प्रभाव एकत्रित होते हैं। शायद तुम उन लोगों को देख सकोगे जो इस महाद्वीप की युवा पीढ़ी के शीर्ष पर वास्तव में खड़े हैं, दीन विक्रांत ने हाथ हिलाते हुए कहा, और फिर दिव्य आध्यात्मिक शहर के सबसे भव्य पवेलियन की ओर बढ़ने लगे, जिसके पीछे ध्रुवांत और बाकी लोग तेजी से चले आए। उस क्षण पूरी दिव्य आध्यात्मिक शहर एक उग्र और विस्फोटक अवस्था में थी। हवा में अनगिनत प्रकाश की किरणें गुजर रही थीं, जैसे टिड्डियों के झुंड, और दृश्य अत्यंत शानदार लग रहे थे। साथ ही यहाँ मौजूद अधिकांश लोग काफी शक्तिशाली थे, जिससे ध्रुवांत के दिल में आश्चर्य और विस्मय की लहर दौड़ गई। वास्तव में इस उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में क्राउचिंग टाइगर्स एंड हिडन ड्रैगन्स मौजूद थे।
चाहे उन्होंने व्हाइट ड्रैगन सिटी या उजाड़ नगर में जो भी लोग देखे हों, यहाँ के मुकाबले वे सब किसी बात के नहीं थे। अंततः डीन विक्रांत पवेलियन के सामने रुक गए। उन्होंने सिर उठाकर शीर्ष तल की ओर देखा और हल्की सी अपनी आंखें संकुचित कीं। स्पष्ट था कि उन्हें भीतर से कुछ परिचित कंपन महसूस हो रही थीं। लगता है कि उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट के वे पुराने ओवरलॉर्ड्स भी यहां आ गए हैं। ध्रुवांत, तुम तीनों यहां आराम कर सकते हो। मुझे कुछ परिचितों से मिलने जाना है। ध्रुवांत और बाकी लोगों को डिवाइन स्पिरिचुअल पवेलियन में ले जाने के बाद दीन विक्रांत ने मुस्कुराते हुए ध्रुवांत से कहा। शीर्ष तल पर मौजूद लोग उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट के क्षेत्रीय ओवरलॉर्ड्स थे, इसलिए वहां का माहौल स्पष्ट रूप से ध्रुवांत जैसे युवाओं के लिए उपयुक्त नहीं था। ध्रुवांत ने जवाब में सिर हिलाया और डीन विक्रांत, हॉल मास्टर मानस तथा एल्डर ज्योतिष के साथ शीर्ष तल की ओर बढ़ गए। सीढ़ी के पास शानदार दिखने वाले गार्ड्स मौजूद थे। जब उन शक्तिशाली गार्ड्स ने डीन विक्रांत और दोनों बुजुर्गों को देखा तो उन्होंने कोई बाधा डालने की हिम्मत न की, हल्के से झुककर उन्हें ऊपर जाने दिया। चलो बैठते हैं। सौम्या और हिमानी की ओर मुस्कान बिखेरते हुए ध्रुवांत पवेलियन की खिड़की के पास एक जगह खोजने लगे। अभी यह स्थान स्कम्बैग्स और ड्रैगन्स का एक अच्छा मिश्रण था, जहां अनगिनत शक्तियां और विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। यह उनके लिए यह देखने का एक सुनहरा अवसर था कि इस दिव्य पहाड़ में कितने कांटेदार लोग भाग लेने वाले हैं। जैसे ही ध्रुवांत अपने आसपास का निरीक्षण कर रहे थे, काफी नजरें तीनों पर जम गईं। आखिरकार ध्रुवांत के अलावा सौम्या और हिमानी दोनों ही अत्यंत सुंदर लड़कियां थीं जिन्हें देखना आम बात नहीं थी। सौम्या शांत और संयमित प्रतीत होती थीं, जैसे गहरे गर्त में खड़ी एक फूल जो अकेली और स्वतंत्र हो, जबकि हिमानी अत्यधिक ठंडी और उदासीन दिखती थीं। उनकी ऐसी छवि कि लोग उनसे बेपरवाह होकर संपर्क करने की हिम्मत नहीं करते थे। जहां भी देखा जाए, सुंदर लड़कियां हमेशा सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। इसीलिए इन दोनों लड़कियों की उपस्थिति ने कई लोगों के दिलों में उत्सुकता पैदा कर दी थी। हालांकि जो लोग ऐसे स्थान में प्रवेश करने के काबिल थे, वे कोई मामूली लोग नहीं थे। भले ही उन्हें इन दोनों के साथ बेपरवाह व्यवहार करने की हिम्मत न हो, पर उन्होंने तीनों के चारों ओर नजरें दौड़ा दीं, मानो ध्रुवांत, सौम्या और हिमानी की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हों। सौम्या और हिमानी ने इन नजरों को अनदेखा करते हुए ध्रुवांत से धीमी आवाज में फुसफुसाया। उनके चेहरों पर फूटती हल्की मुस्कान में अत्यधिक आकर्षण था, जिससे आसपास के कई लोग ईर्ष्या और जलन से भर उठे। उस क्षण ध्रुवांत ने इन नजरों में छुपी भावनाओं को महसूस किया, जिससे उनके होंठ बेबस होकर कांपने लगे। परंतु जैसे ही वह कुछ कहने वाले थे, उन्होंने अचानक एक दिशा में नजरें डाली। उसी क्षण पवेलियन के बड़े दरवाजों की ओर सारी नजरें जम गईं और वहां से अचानक एक हलचल की गूंज उठी। यह दृश्य देखते हुए ध्रुवांत ने उन जिज्ञासु नजरों का अनुसरण किया और देखा कि एक सुंदर आकृति धीरे धीरे उन बड़े दरवाजों से गुजर रही थी। वहां खड़ी थी एक युवा लड़की, जिसकी लंबी और आकर्षक काया थी। उसके शरीर पर लाल रंग का मुलायम फॉर्म फिटिंग आर्मोर था, जो अत्यंत सुरुचिपूर्ण और उसके शरीर पर पूरी तरह से फिट था। उस तंग कवच के नीचे उसकी वॉल्यूमस छाती और भी घुमावदार प्रतीत हो रही थी। उसके नीचे एक पतली और कोमल कमर थी और छोटी चमड़े की स्कर्ट के नीचे उसके लंबे पतले पैर उजागर हो रहे थे, जो बेहद मोहक लग रहे थे। एक आग सी खूबसूरती। न केवल पवेलियन का माहौल अचानक शांत हो गया, बल्कि ध्रुवांत भी उस आग सी मोहक लड़की की आकृति पर दूसरी नजर डालने का सहारा नहीं ले सके। अगले ही पल जब उन्होंने देखा कि सौम्या ने उस पर एक हल्की सी घूरते नजर डाली, तो उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं, जिससे सौम्या ने थोड़े से बेबसपन में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई।
उस लड़की को देखते ही हिमानी थोड़ी सी चौंक गई। उस क्षण पवेलियन का जीवंत माहौल फिर से लौट आया, क्योंकि कुछ लोगों ने इस आग सी खूबसूरती को पहचान लिया और वहीं अपनी होंठ ठोकर मारने लगे। फिर भी कोई भी उस पर अधिक देर तक नजरें जमाकर नहीं देख पाया, क्योंकि सभी जानते थे कि यह लड़की कितनी शक्तिशाली और कांटेदार है और उसकी पृष्ठभूमि भी काफी अत्याचारी है। जब वह युवा लड़की पवेलियन में प्रवेश कर गई तो उसने अपने आसपास को उदासीनता से देखा, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने वाली थी, उसकी नजर अचानक रुक गई और उसके प्यारे चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की झलक तुरंत उभर आई। उस युवा लड़की की ओर से आने वाली नजरें महसूस करते हुए ध्रुवांत तुरंत ही चौंक गए। जब वह अपने संदेहों में खोए हुए थे, उस आग सी मोहक लड़की ने पहले ही छलांग लगा ली और उसके सेक्सी होठों से आश्चर्य और खुशी से भरपूर एक स्पष्ट मधुर आवाज गूंज उठी। Why are you here, elder sister हिमानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। एल्डर सिस्टर हिमानी। जैसे ही ध्रुवांत ने सामने खड़ी मोहक लड़की की ओर देखा, उसके मन में सदमे की लहर दौड़ गई, खासकर जब उसने सुना कि उस लड़की ने हिमानी को किस तरह पुकारा, जिससे उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया। क्या इस लड़की ने वास्तव में हिमानी को पहचान लिया है? ध्रुवांत ने हिमानी की ओर संदेह भरी नजर डाली, जिस पर हिमानी ने हल्की मुस्कान दी। धीरे से लड़की की ओर सिर हिलाते हुए हिमानी ने समझाया, वह 9 समर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स की बड़ी मालिक सिया है। अब ध्रुवांत सचमुच चकित रह गया और उसने उस मोहक लड़की की ओर एक अजीब सी घूरती नजर डाली। सिया? कहा जाता है कि वह उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक है। साथ ही उसकी शक्ति मोहन से कम नहीं, बल्कि संभवतः उससे भी अधिक है। वाकई में बहुत समय हो गया, एल्डर सिस्टर हिमानी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आपसे मिलूंगी। क्या इस बार उत्तर स्वर्गीय अकेडमी दिव्य पहाड़ में भाग ले रही है? सिया ने हिमानी की यहाँ उपस्थिति पर अत्यंत प्रसन्नता और आश्चर्य प्रकट किया। उसके सुंदर चेहरे पर बिखरी मुस्कान दिल को छू लेने वाली थी। धीरे से सिर हिलाते हुए हिमानी ने ध्रुवांत की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बार वही भाग ले रहा है। सिया ने आश्चर्य में ध्रुवांत की ओर देखते हुए कहा। उसके अंदर से निकलती स्वर्गीय पूर्णता रैंक शुरुआती चरण की शक्ति को महसूस करते ही वह तुरंत चौंक गई। इतने स्तर की शक्ति के साथ वह दिव्य पहाड़ में कैसे भाग ले पाएगा? फिर भी उसके दिल में जो आश्चर्य था वह उसके चेहरे पर झलक नहीं रहा था। इसके विपरीत ध्रुवांत की ओर मुस्कुराते हुए उसने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम सिया है और वैसे तो मुझे आपकी सीनियर सिस्टर माना जा सकता है। सीनियर सिस्टर? ध्रुवांत फिर से हैरान रह गया। क्या यह सिया वास्तव में उनके उत्तर स्वर्गीय अकेडमी की छात्रा हो सकती है? कुछ साल पहले उसने उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में 1 साल तक प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद उसके चेंबर ऑफ कॉमर्स से संबंधित मामलों के लिए उसे वापस बुलाया गया। सख्ती से कहें तो उसे अब भी आपकी सीनियर सिस्टर माना जा सकता है, हिमानी ने समझाया। हिमानी की इस व्याख्या के बाद ध्रुवांत ने अपने आश्चर्य से बाहर आते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई सीनियर सिस्टर सिया। मेरा नाम ध्रुवांत है। सौम्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ध्रुवांत सिया ने अचानक अपनी चमकीली सुंदर बड़ी आंखें झपकाईं। ध्रुवांत का मुआयना करते हुए उसने आश्चर्य में कहा, क्या आप वही ध्रुवांत हो जिन्होंने उजाड़ नगर में मोहंद को हराया था? ध्रुवांत ने कभी नहीं सोचा था कि यह मामला इतना फैल जाएगा। फिर भी उसने धीरे से सिर हिलाया। अचरज नहीं, इस क्षण सिया के मन में एक झलक आई।
उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट के शीर्ष स्तर की शक्तियों में से एक होने के नाते 9 समर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स की सूचना संग्रहण क्षमता असाधारण है। इसलिए सिया के पास उस दिन उजाड़ नगर में हुई घटना की हर एक जानकारी मौजूद थी। उस समय ध्रुवांत की शक्ति केवल स्वर्गीय रूपांतरण रैंक अंतिम चरण पर प्रतीत हो रही थी, पर उसने मोहंद को हराया, जो स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण पर था। उनके 9 समर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स के विभिन्न बुजुर्ग भी इस परिणाम को असंभव मानते थे, क्योंकि दोनों के बीच शक्ति का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। फिर भी अपने संदेहों के बावजूद उस बारे में खबर और जानकारी झूठी नहीं ठहराई जा सकती थी। दिखने में अभी जो ध्रुवांत उसके सामने है, वह मोहंद को हराने के समय से भी अधिक मजबूत प्रतीत होता है, क्योंकि उसने वास्तव में स्वर्गीय पूर्णता रैंक में प्रवेश कर लिया है। साथ ही उसकी लड़ाकू क्षमता, जिसे सामान्य स्तर पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इस ध्रुवांत को हल्के में लेने योग्य नहीं बनाती। फिर भी सिया खुश थी कि इस दिव्य पहाड़ में भाग लेने वाला व्यक्ति ध्रुवांत ही है। पहले उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसके अकादमी के प्रति अच्छे प्रभाव थे। इसलिए उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी के लिए सबसे भव्य आयोजन में उत्तर स्वर्गीय अकेडमी का हिस्सा होना उसके लिए खुशी की बात थी। मैं लंबे समय से आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। पतले, नन्हे और बर्फ जैसे सफेद हाथ को ध्रुवांत की ओर बढ़ाते हुए सिया ने मुस्कान के साथ कहा, आराम करो। अगर इस दिव्य पहाड़ के दौरान तुम्हें कोई समस्या होती है तो बस आकर मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हारी वहां रक्षा करूंगी। मुस्कुराते हुए ध्रुवांत ने उसका हाथ पकड़ा और मिलाया, क्योंकि उसे अभी अभी मिली इस वीर सीनियर सिस्टर के प्रति अच्छे प्रभाव थे। कभी नहीं सोचा था कि आप भी यहाँ आएंगी, एल्डर सिस्टर हिमानी। पहले आप उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के मामलों की एक भी छोटी सी परवाह नहीं करती थीं। सिया के बेफिक्र और खुशमिजाज स्वभाव के कारण उनके परिचय के कुछ ही समय बाद वह सभी के साथ घुल मिल गईं और एक साथ बैठ गईं। दिखने में वह हिमानी के बहुत करीब लग रही थीं, क्योंकि हिमानी ने उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक मित्रवत व्यवहार किया और अपनी ठंडी, उदासीन छवि को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया, जो लोगों को उससे दूर भागने पर मजबूर कर देती थी। तीनों लड़कियां एक दूसरे के पास बैठ गईं, जिससे एक अत्यंत उज्ज्वल और सुंदर दृश्य बन गया। उनका स्थान निस्संदेह ड्रैगन और अन्य निम्न वर्गों से भरे पवेलियन में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला स्थान बन गया था। फिर भी यहाँ मौजूद लोगों की तीक्ष्ण नजरों की वजह से उन्होंने तुरंत ही सिया की पहचान कर ली, जिससे उनकी आंखों में डर और खौफ झलक उठा। आखिरकार उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी में सिया की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा काफी ऊंची है। 9 समर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स की बड़ी मालिक होने के कारण वास्तव में बहुत कम लोग थे जो उसे उकसाने की हिम्मत करते। सिया की मौजूदगी के कारण कुछ लोगों ने ध्रुवांत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसी जगह पर जानकारी बेहद तेजी से फैल जाती है, क्योंकि धीरे धीरे लोग उन फुसफुसाहटों से उसकी पहचान जानने लगे थे। यहाँ तक कि उसका नाम भी उन्हें पता चल गया था। आखिरकार उजाड़ नगर की लड़ाई के कारण ध्रुवांत को उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में कुछ प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा मिली है। भले ही यह सिया जैसे युवा पीढ़ी की शीर्ष हस्तियों के स्तर पर न हो, फिर भी उसे कोई अनजान या घटिया व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। ये उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के लोग हैं। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिछले कुछ सालों से अनुपस्थित रही उत्तर स्वर्गीय अकेडमी इस बार दिव्य पहाड़ में भाग लेगी। क्या ऐसा है कि वे आइवरी टावर के उन जीनियसों द्वारा यहाँ मारे जाने से डरते नहीं? वह युवक साधारण नहीं लगता। वह वही ध्रुवांत होना चाहिए। मैंने उसके बारे में सुना है जब उसने उजाड़ नगर में दैत्य ड्रैगन महल के मोहंद को हराया था। यह तो सच नहीं हो सकता, है ना? वह इतना मजबूत प्रतीत नहीं होता
और मोहंद को तो पहले ही स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना? इसलिए मैंने कहा था कि वह साधारण नहीं है। उत्तर स्वर्गीय अकेडमी से दिव्य पहाड़ में भाग लेने वाला व्यक्ति वही होना चाहिए। सोचो तो सही, अगर उसके पास कोई क्षमता भी नहीं होती तो क्या उत्तर स्वर्गीय अकेडमी उसे यहाँ आने देती? हम उस समय चलो ठीक से देखते हैं कि उसके पास वास्तव में क्या क्षमता है। पवेलियन में आवाजें गूंजती रहीं, जिनमें सकारात्मक प्रभाव और दुष्ट नियत दोनों विद्यमान थीं। जैसे जैसे पवेलियन में फुसफुसाहटें फैलती रहीं, अंधेरे से ढकी कुछ जगहों से नजरें भी बाहर आ गईं, जो ध्रुवांत और तीनों लड़कियों के क्षेत्र की ओर इकट्ठी हो गईं। इन नजरों के मालिक स्पष्ट रूप से साधारण पृष्ठभूमि के नहीं थे, इसलिए सिया को देखते ही उनमें कोई भय या खौफ नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में मनोरंजन झलक रहा था। वह वही नटखट है जिसने मोहंद को हराया। एक स्क्रीन के पीछे ग्रे रोब्स में सजे एक पुरुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जबकि वह अपने हाथ में रखी चाय की कप से खेल रहा था। उसकी उंगलियां बेहद पतली प्रतीत हो रही थीं, जो धीरे धीरे मेज की सतह पर घूमते हुए छाया के समान लग रही थीं, अत्यंत अजीब और विचित्र। यही तो मैंने सुना है, उसके बगल में बैठे पीले रोब्स में सजे एक पुरुष ने कहा। हल्की मुस्कान के साथ उसने आगे कहा, क्या बात है? क्या यंग मास्टर को लगता है कि वह परेशान करने वाला है? अरे, ऐसा लगता है कि सिया आपकी नाम मात्र की मंगेतर है और वह नटखट वास्तव में उसके इतनी करीब आने की हिम्मत करता है। यंग मास्टर के स्वभाव के अनुसार आपको थोड़ा असहज लगता है। हाँ हाँ, थोड़ी नाखुशी है, ग्रे रोब्स में सजे पुरुष ने उदासीन मुस्कान के साथ जवाब दिया, जबकि उसकी आंखों में भाव कुछ अंधेरे और उदास हो गए थे। वह उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट के 3 बड़े दलों में से एक उम्बरा दल के यंग मास्टर हैं। वैसे भले ही उनका सिया के साथ मौखिक विवाह समझौता है, पर सिया में ऐसा कोई इरादा नहीं दिखता कि वह इसे आगे बढ़ाए। अत्यधिक आकांक्षाओं वाले एक पुरुष के रूप में जब उसने देखा कि सिया एक युवक के सामने कितनी बेफिक्र और खुशी से मुस्कुरा रही है, तो उसके दिल में अंधेरे और निराशाजनक भाव स्वाभाविक रूप से उभर आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। यंग मास्टर उस पर सबक सिखा सकते हैं। वह तो केवल स्वर्गीय पूर्णता रैंक शुरुआती चरण का नटखट है, पीले रोब्स में सजे पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा। दमन, मुझसे यह खेल मत खेलो। मुस्कुराते हुए ग्रे रोब्स में सजे पुरुष ने कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। भले ही यह नटखट ज्यादा कुछ नहीं है, पर आखिरकार वह उत्तर स्वर्गीय अकेडमी का व्यक्ति है। भले ही हम उम्बरा दल उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की शीर्ष शक्तियों में से एक माने जाते हैं, फिर भी हम उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के सामने तुलना में नहीं आ सकते। हालांकि पिछले कुछ सालों में दिव्य पहाड़ से अनुपस्थित रहकर उन्होंने उत्तर स्वर्गीय अकेडमी का मजाक उड़ाया था, लेकिन सभी के दिल में गहराई से यह बसी हुई है कि उत्तर स्वर्गीय अकेडमी एक विशाल लेवायथन है और उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की शीर्ष शक्ति भी। उनसे मुकाबला करने वाला केवल दैत्य ड्रैगन महल ही हो सकता है। लाला ऐसी जगह पर उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वह वास्तव में चाहता तो वह कम से कम तब तक इंतजार करेगा जब तक वे दिव्य पहाड़ में प्रवेश नहीं कर जाते। वहां रहते हुए भले ही वह ध्रुवांत नाम के उस नटखट को मार भी दे, उत्तर स्वर्गीय अकेडमी तो बस अपने दुख सह सकती है। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि उस दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा पर कैसे अपना हाथ जमाऊं। ऐसा लगता है कि इस बार उपस्थित लोगों की संख्या कम नहीं है। असहायता में कंधे उचकाते हुए लाला ने कहा,
दैत्य ड्रैगन महल के देवाकाश, पूर्वी चरम महल के काशी, रहस्यमय यिन पहाड़ के जाकिर, दिव्य कड़ाही दल के भानु, साथ ही सिया और तुंग युआन दल के यंग मास्टर भी हैं। उन पर किसी भी प्रकार का वर्चस्व प्राप्त करना वास्तव में कठिन है। मैं दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा के लिए समझौता नहीं करूंगा। यह सुनते ही युआन दल के यंग मास्टर दमन ने मुस्कुराया। अगले ही पल उनकी आंखों की गहराई में भय की छाया झलक गई और उन्होंने धीरे से कहा, यही तो ह्यूमन बॉडी डिजास्टर कितना भयंकर है। अगर आध्यात्मिक शक्ति डिजास्टर के दौरान मेरे पास कोई बचाव नहीं होता तो मैं इसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इस दिव्य पहाड़ में कोई मुझे रोक नहीं सकता। उन शब्दों को सुनते हुए लियो जिन ने मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था उसकी चेहरे पर अचानक हल्की सी बदलाव हुई। अगले ही पल उसने ऐसा एक कंपन महसूस किया जिससे लोगों के दिल अचानक कहीं से धड़कने लगे। ओह! दमन की आंखें भी सिकुड़ गईं। अपना सिर घुमाते हुए उसने विशाल दरवाजों की ओर देखा और धीरे से कहा, वह आदमी आ गया है। अवर्णनीय अंधेरे संवेग तरंगों की तरह फैलने लगे, जिससे इस क्षेत्र की गूंजती आवाजें धीरे धीरे मंद पड़ गईं और कई लोगों के चेहरे पर बदलाव आ गया जब उन्होंने विशाल दरवाजों की ओर देखा। उस क्षण उस क्षेत्र की रोशनी धीमी पड़ गई और फिर एक आकृति प्रेत की तरह उभरकर सामने आ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने भी यह नहीं जाना कि वह इस तरह से कैसे प्रकट हुआ। वह एक पुरुष था जो साधारण भस्म के कपड़े पहने हुआ था। उसका रूप कुछ भी असामान्य नहीं था, सिवाय उसकी आंखों के, जो ठहरे हुए पानी की तरह थीं, जिनमें थोड़ी सी भी भावनात्मक हलचल नहीं थी, जिससे लोगों के दिल जम गए। लेकिन सिर्फ एक सामान्य आकृति ने ही पूरे स्थान को मौत जैसी सन्नाटे में बदल दिया, क्योंकि विभिन्न स्थानों के कई युवा विशेषज्ञों की आंखों में भय और आतंक उभर आया। उस पुरुष की मरे हुए पानी जैसी आंखें धीरे धीरे चारों ओर फैलीं, फिर अचानक ठहर गईं। अगले ही पल सभी ने देखा कि वह बाहर की ओर चल पड़ा, जिससे भीड़ दरार की तरह विभाजित हो गई और वह ध्रुवांत और अन्य 3 लड़कियों के पास पहुंच गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। साधारण दिखने वाले भस्म के कपड़े पहने उस पुरुष ने सीधे ध्रुवांत और समूह के सामने खड़ा था। उसकी निर्जीव आंखों में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी, जिससे लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ध्रुवांत की निगाहें उस पुरुष पर सीधी टिकी हुई थीं और उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया था, जबकि उसकी आत्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति जोर-शोर से उसके भीतर घूमने लगी। उसे उस पुरुष से एक अत्यंत खतरनाक आभा महसूस हुई थी। यह एहसास पहले मोहन से मिली अनुभूति से कहीं अधिक था। उस पुरुष पर जो बुरे इरादों की छाया थी, उसे ठंडे मन से घूरते हुए ध्रुवांत के मन में उस व्यक्ति की पहचान का एक हल्का सा अनुमान उभरने लगा। ध्रुवांत के बगल में सौम्या के पतले हाथ पहले से ही अपनी तलवार की पकड़ पर सटे हुए थे। जैसे ही उस पुरुष ने कोई भी हलचल की, वह बिना किसी झिझक के कार्रवाई कर देंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, देवाकाश? सिया ने सबसे पहले बोलते हुए उस पुरुष पर चीख मारी, उसकी ओर कड़ी निगाह डालते हुए। देवाकाश? हालांकि उस व्यक्ति का नाम उसके प्रकट होते ही पवेलियन में गूंज चुका था, फिर भी सिया द्वारा उसका उल्लेख करने से कुछ लोगों के चेहरों पर सदमे की लहर दौड़ गई। सिया और लाला जैसे लोग उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी के शीर्ष स्तर के अभिजातियों में शामिल थे, परंतु सभी जानते थे कि जिसने भी लोगों के दिलों में सबसे ज्यादा डर और आतंक पैदा किया है, वह है दैत्य ड्रैगन महल का देवाकाश।
हालांकि देवाकाश ने उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में अपने चेहरे दिखाने के अवसर मोहन से काफी कम लिए थे, फिर भी उसकी उपस्थिति ने कई युवा प्रतिभाओं के दिलों में डर समा दिया था। यह इस प्रसिद्ध तथ्य के कारण था कि पिछले कुछ वर्षों में देवाकाश के कभी भी हार जाने की कोई अफवाह नहीं फैली थी, बशर्ते कि मुकाबला समान साधना स्तर के लोगों के बीच हुआ हो। इसलिए एक निश्चित नजरिए से देखा जाए तो देवाकाश को उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी में नंबर 1 माना जा सकता है। हालांकि ऐसी अफवाह ज्यादा नहीं फैली थी, फिर भी हर किसी के मन में एक मापदंड था जिसे वे अपनी समझ से आंक सकते थे। यद्यपि सिया, लाला और भानु जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग भी अत्यधिक उत्कृष्ट थे, अगर पूछा जाए कि वे युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा किससे डरते हैं तो उनकी सर्वसम्मति शायद देवाकाश ही होगी। सिया की चीख का सामना करते हुए देवाकाश की निर्जीव आंखों में एक भी हलचल नहीं हुई। उसने ध्रुवांत को अपनी उन्हीं निर्जीव आंखों से घूरते हुए कहा, मेरे वर्तमान मिशन का उद्देश्य तुम्हें मारना है। इन शब्दों को सुनते ही सौम्या की सुंदर आंखों में ठंडे इरादों की झलक दौड़ गई। उसकी जेड़ की तरह चिकनी हाथ से तलवार की पकड़ में अचानक जोरदार आहट हुई और तलवार की आभा, तलवार औरा की एक लकीर बेरहमी से देवाकाश की ओर सीधे प्रहार करने लगी। जैसे ही देवाकाश के सामने तलवार औरा की लकीर प्रकट हुई, उसके चारों ओर आत्मिक ऊर्जा का एक चमकता हुआ घेरा उभर आया, जिसने तुरंत ही उस तलवार औरा को रोक दिया। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, यह तो थोड़ा कमजोर है। अच्छा, सच में? सौम्या की सुंदर आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई। उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली और दूसरा प्रहार करने ही वाली थी, तभी ध्रुवांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका सिर झुकाते हुए ध्रुवांत ने उसकी ओर सिर हिलाया, फिर उस पुरुष की ओर उठाकर देखा जिसने सबके दिलों की धड़कनें तेज कर दी थीं। मुस्कुराते हुए ध्रुवांत ने कहा, अगर तुम यहाँ मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है। इन शब्दों के साथ ध्रुवांत की निगाहें पल भर के लिए ठंडी और क्रूर हो गईं और उसकी मुंह से तलवार की धार की तरह तेज शब्द निकले, यहाँ से हट जाओ। हम तुम्हें तुरंत ही कुछ निम्न स्वर की आवाजें गूंज उठीं, क्योंकि कई लोग ध्रुवांत की ओर अचंभित भावनाओं से देखते हुए थे। स्पष्ट था कि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत वास्तव में देवाकाश के खिलाफ ऐसा बोल पड़ेगा। अंधेरे से निकलती कुछ नजरों में तुरंत ही एक हल्की चमक उभर आई और उनमें रुचि की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ध्रुवांत की प्रतिक्रिया सुनते ही देवाकाश की निर्जीव आंखों में थोड़ी हलचल हुई, जैसे उसने अभी अभी सोचा हो कि अगर वह अभी कार्रवाई करता है तो ध्रुवांत को मारने में उसकी सफलता की कितनी संभावना है। क्रीक। अंततः देवाकाश एक कदम आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसका पैर जमीन छूने वाला था, उसकी आंख थोड़ी सिकुड़ गई, क्योंकि ध्रुवांत के बगल में खड़ी उस सुंदर लड़की से एक खतरनाक कंपन अचानक उभर आई, जिसकी ठंडी और उदासीन आभा सब पर छा रही थी। उसने अपना कदम रोक लिया और उसकी भावनाहीन चेहरे पर गंभीरता झलक गई। उसने तुमसे कहा था कि हट जाओ। क्या तुम बधिर हो? सफेद पोशाक पहनी उस मोहक लड़की ने धीरे से अपना प्यारा चेहरा उठाया, जिसमें उसकी सुंदर आंखों में बर्फ की तरह ठंडक फैल गई थी। देवाकाश की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक कांप दौड़ गया। उसी क्षण वह मोहक लड़की पहले ही कार्रवाई में लग गई थी। यह कोई शानदार या भव्य चाल नहीं थी। अपने पतले और जेड़समान हाथ को बढ़ाते हुए उस सुंदर लड़की ने अचानक अपने हाथ को मुट्ठी में कस लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, देवाकाश के चारों ओर की जगह उग्रता से ढहने लगी। अंतरिक्ष से रोशनी की किरणें उभरने लगीं, जिन्होंने एक चमकदार जाल बनाते हुए देवाकाश के पूरे शरीर को घेर लिया। जैसे ही ये रोशनी की किरणें इधर-उधर उड़ने लगीं,
आसपास के अंतरिक्ष में काले निशान उभरने लगे। देवाकाश के दिल और दिमाग से एक अतुलनीय खतरे का एहसास उमड़ पड़ा। जैसे ही उसका शरीर गुस्से में पीछे हटने लगा, उस पल उसका शरीर क्षण भर के लिए भ्रमित सा प्रतीत हुआ। अगले ही सेकंड में उन रोशनी की किरणों के उसके पूरे शरीर को घेरने से पहले वह उस स्थान से लगभग दर्जन मीटर दूर कहीं प्रकट हो गया जहां वह पहले खड़ा था। उस दृश्य को देखते हुए ध्रुवांत की आंखें हल्की सी संकरी हो गईं और उसने सोचा, देवाकाश की यह चाल कितनी अजीब और अनोखी है। अभी हाल ही में उसका शरीर भ्रमित सा प्रतीत हुआ था, वाकई में एक भयंकर व्यक्ति। वह एल्डर सिस्टर हिमानी के प्रहार से बच भी गया। हालांकि हिमानी ने अपनी असली शक्ति अभी तक प्रकट नहीं की है, फिर भी उसके पास देवाकाश को आसानी से दबाने के लिए पर्याप्त ताकत है। हम देखते हुए कि हिमानी का प्रहार देवाकाश को संभाल नहीं पाया, हिमानी के प्यारे चेहरे पर हल्की झुर्रियां उभर गईं, जिसमें असंतोष की झलक दिखी। अगले ही पल उसने अपने जड़समान हाथ को मेज की सतह पर थपथपाया और सभी ने महसूस किया कि उनके आसपास की आध्यात्मिक शक्ति में उछाल आने लगी है। देवाकाश के चारों ओर की जगह असामान्य रूप से विकृत और मुड़ने लगी, जो मानो एक अंतरिक्ष कारावास स्पेशल प्रिजन की तरह थी, जिसने देवाकाश को पूरी तरह से बंद कर दिया था। स्पेशल प्रिजन। सम्राट क्षेत्र एक्सपर्ट। पवेलियन में गुस्से भरी दहाड़े गूंज उठीं जब सभी ने हिमानी की ओर देखते हुए भय और आतंक से भरी नजरें डालीं और उनके चेहरों पर अनकही भावनाएं उभर आईं। स्पष्ट था कि कोई भी यह नहीं मान सकता था कि इतनी कम उम्र की लड़की में वास्तव में एक सम्राट की ताकत हो सकती है। उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में ऐसी भयंकर छात्रा कब प्रकट हुई? हिमानी ने अपने चारों ओर गूंजती आश्चर्य की आवाजों को अनदेखा करते हुए अपनी उंगली झटके से हिलाई और उसकी उंगली से एक जेड जैसी चमकदार किरण निकल पड़ी, जो अंतरिक्ष को चीरते हुए सीधे देवाकाश के माथे की ओर गई, स्पष्ट रूप से उसकी जान लेने का इरादा रखती हुई। फिर से सभी के दिलों में शौक और आश्चर्य उमड़ पड़े और हिमानी के क्रूर प्रहार से सभी पूरी तरह से दहशत में आ गए। देवाकाश, जो अब विकृत अंतरिक्ष में बंद था और अपने शरीर को छुड़ाने में असमर्थ था, ने अपने चेहरे पर एक गहरी मुहसुखी दिखाई जब उसने उस भयानक चमकदार किरण को देखा जो जोरदार तरीके से उसकी ओर आ रही थी। फिर भी मौत के नजदीक आने के बावजूद उसके चेहरे पर डर या आतंक की कोई झलक नजर नहीं आई। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि हमारे दैत्य ड्रैगन महल के लोगों के खिलाफ ऐसा हमला कर सको? जैसे ही वह चमकता हुआ क्रिस्टल जैसा स्तंभ देवाकाश पर प्रहार करने वाला था, एक हल्की ठंडी थोड़ी नोट अचानक गूंज उठी। अगले ही पल उसके चारों ओर का अंतरिक्ष टूट पड़ा और एक प्राचीन तथा मुरझाया हुआ हथेली अचानक उभर कर आया। एक ही थपथपाहट में उसने देवाकाश के चारों ओर विकृत अंतरिक्ष को तोड़ दिया और उसकी ओर से प्रहार करते हुए उस चमकते हुए क्रिस्टल जैसे स्तंभ को चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल में आसपास के अंतरिक्ष में कंपन फैलने लगे और एक काले रोब वाले पुरुष ने देवाकाश के पास प्रकट होकर खड़ा हो गया। वह दैत्य ड्रैगन महल का ब्लैक ड्रैगन सम्राट था। उस क्षण उसके चेहरे पर एक सिहरन भरा हुआ कठोर भाव था, जिसने हिमानी की ओर घूरते हुए एक भयावह सम्राट का दबाव फैलाया। इससे पवेलियन में मौजूद कई युवा विशेषज्ञों के चेहरे पर झटके आ गए और वे जल्दी से पीछे हटने लगे। एक कदम आगे बढ़ते हुए हिमानी ने ध्रुवांत और उनके समूह तक पहुंचने वाले उस दबाव को रोक लिया। उसकी सुंदर आंखों में ठंडी छाया उमड़ने लगी और उसकी पतली उंगलियों के नीचे आत्मिक चमक की किरणें टिमटिमाने लगीं। उस क्षण आसपास की हवा जैसे जमसी गई और पवेलियन में अत्यंत शक्तिशाली कंपन धीरे धीरे एकत्र होने लगे। तो तुम वही एल्डर हो उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के जो फॉर्मेशंस में माहिर है?
हिमानी के चारों ओर उमड़ती हुई हवा को देखते हुए उस अद्वितीय कंपन ने उसके चेहरे पर ठंडे उदासीन स्वर में बात करते हुए उसकी आंखों को संकरी कर दिया। तो वह उत्तर स्वर्गीय अकेडमी की एल्डर है, पर वह हमसे ज्यादा बड़ी नहीं दिखती। ऐसे स्तर की ताकत वाले किसी विशेषज्ञ के लिए अपनी बाहरी छवि बदल लेना कठिन नहीं होना चाहिए। मुझे तो अब भी लगता है कुछ गड़बड़ है। ब्लैक ड्रैगन सम्राट के इन शब्दों ने पवेलियन में मौजूद कई लोगों को चुपचाप राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। फिर भी सभी को हल्की सी यह अनुभूति हो रही थी कि कुछ तो बिल्कुल सही नहीं है। क्या इतनी कम उम्र का एक सम्राट हम पर अत्यधिक प्रभाव डाल रहा है? अगर तुम उत्तर स्वर्गीय अकेडमी की एल्डर हो तो मुझे डर है कि आज तुमने नियम तोड़ दिए। ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने गहरे भाव के साथ कहा। हाँ, मैंने पहले ही उस लड़के को चेतावनी दे दी थी, पर उसने फिर भी हम पर हमला करने का चयन कर लिया। ध्रुवांत ने एक मधुर मुस्कान के साथ जवाब दिया, हालांकि उसके चेहरे पर एक करुणा की परछाई थी। उसने पहले ही देवाकाश को चेतावनी दी थी कि अगर वह कार्रवाई करेगा तो हमें भी उसका बदला लेने का खुला कारण मिलेगा। अगर ऐसा होता तो देवाकाश का तुरंत मर जाना कोई नियम तोड़ने जैसा नहीं होता, परंतु वह देवाकाश वास्तव में संभालना कठिन था। उसका पिछला कदम भी हमारी क्षमताओं का परीक्षण करने का उसका तरीका था। फिर भी ध्रुवांत की अपेक्षाओं से परे हिमानी की वास्तविक ताकत ने सभी को चौंका दिया। ऐसा लगता है कि यह जगह तुम्हारी बात करने की नहीं है, नटखट। ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। उसने स्पष्ट रूप से ध्रुवांत से बेहद घृणा और नफरत जताई, क्योंकि ध्रुवांत अभी भी उनके दैत्य ड्रैगन महल का खजाना नियंत्रित करता है। हाँ, ब्लैक ड्रैगन सम्राट वाकई में इतनी प्रभावशाली है कि वह उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के छात्रों से भी मुकाबला कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। पवेलियन में एक आवाज अचानक गूंज उठी और धीमी हंसी के साथ दीन विक्रांत प्रदर्शित हुआ, जबकि स्पेशल फ्लक्चुएशंस ध्रुवांत के चारों ओर फैल रही थीं, और उसने ब्लैक ड्रैगन सम्राट की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। दीन विक्रांत की ओर ठंडी निगाहें डालते हुए ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी उत्तर स्वर्गीय अकेडमी वास्तव में दिव्य पहाड़ में भाग लेने की हिम्मत करेगी, विक्रांत। क्या बात हुई? क्या उन सालों में उन अभिजात छात्रों की मौतें तुम्हारे लिए पर्याप्त सबक नहीं थीं? ब्लैक ड्रैगन सम्राट को उदासीन नजर डालते हुए दीन विक्रांत ने उत्तर दिया, इस साल का दिव्य पहाड़ अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अगर तुम अभी खुद पर इतना घमंड करते हो तो भविष्य में तुम्हें अपने शब्दों को वापस लेने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं तो वास्तव में उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। ब्लैक ड्रैगन सम्राट ने व्यंग्यात्मक स्वर में जवाब दिया। उसने ध्रुवांत की ओर अपनी निगाह फेरते हुए सिर हिलाया और कहा, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम किसी दुर्लभ प्रतिभा हो सिर्फ इसलिए कि तुमने मोहन को हराया? लगता है तुम्हारी उत्तर स्वर्गीय अकेडमी पिछले कुछ वर्षों में और भी बेकार होती जा रही है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम यहाँ आए हो, हमारे दैत्य ड्रैगन महल तुम्हें फिर से वही एहसास कराएंगे जो तुमने उस साल महसूस किया था। उसकी आवाज गूंजते ही उसने एक घृणास्पद हंसी छोड़ी, फिर मुड़कर चला गया और कोई भी उसके रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत नहीं कर पाया। देवाकाश ने मुड़ते हुए ध्रुवांत की ओर नजर डाली, फिर एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें न तो एक बूंद भी गर्मी थी। उसकी निर्जीव आंखें जैसे किसी लाश पर थीं, फिर वह मुड़कर चला गया। देवाकाश के पीछे जाते हुए ध्रुवांत की आंखों में एक ठंडी छाया झलक गई और उसने सोचा,
वह देवाकाश वास्तव में उत्तर स्वर्गीय अकेडमी की बाउंटी लिस्ट में सबसे निर्दयी शख्सियत के लायक है। जिस खतरे का एहसास वह मुझे देता है वह मोहन से कहीं अधिक निर्दयी है। ऐसा लगता है कि इस दिव्य पहाड़ में आगे और भी मोड़ और परिवर्तन आने वाले हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले 3 दिनों में दिव्य आध्यात्मिक शहर और भी जीवंत और शोरगुल भरा हो गया, क्योंकि चारों ओर से और भी लोग बहते हुए आ रहे थे और अंतः मध्य में स्थित उस कुछ प्राचीन शहर में इकट्ठे हो गए। कुछ ही समय में जैसे उभरते और उड़ते बादल, यह स्थान पूरे उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में सबसे ध्यान आकर्षित करने वाला स्थान बन गया। शहर में स्थित ऊंचे पवेलियन के अंदर ध्रुवांत उन आकृतियों को देख रहा था जो आकाश को छिपा रही थीं और धरती को ढक रही थीं, जैसे प्रकाश की किरणें। खुद को रोक नहीं पाया, उसने अपने होंठ थपथपाना शुरू कर दिया। इन 3 दिनों के दौरान उसने आखिरकार दिव्य पहाड़ के आकर्षण और मोह को समझ लिया था। उसके अनुमान के अनुसार उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट के छोटे बड़े सभी प्रभाव इस जोश का हिस्सा पाने के लिए यहाँ धावा बोल चुके होंगे। यहाँ वाकई में बहुत सारे लोग हैं, ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए कहा। व्हाइट ड्रैगन सिटी, उजाड़ नगर और अन्य जगहों में उसने जो घटनाएं देखी थीं, उनके मुकाबले दिव्य पहाड़ द्वारा आयोजित इस आयोजन का पैमाना बहुत बड़ा था। जहां तक नॉर्दर्न स्पिरिचुअल क्षेत्र का सवाल है, वहां ऐसी घटनाओं की कोई संभावना ही नहीं थी। उस जगह एक सामान्य हेवनली फ्यूजन की ताकत वाला व्यक्ति भी ओवरलोड माना जाता था, पर यहां उस ताकत वाले व्यक्ति को केवल औसत माना जाता है। इस तरह के अंतर ने ध्रुवांत को बेबस हंसी दिला दी। आखिरकार नॉर्दर्न स्पिरिचुअल क्षेत्र केवल एक छोटा स्थान था। साधना के मामले में आवश्यकताएं बहुत कठोर थीं। इसलिए इस छोटे स्थान में जहां एक रैंक 3 फॉर्मेशन का भी आयोजन संभव नहीं था, भले ही कोई अपनी पूरी कोशिश करे, उसकी उपलब्धियां सीमित ही रहती। स्वाभाविक रूप से वही छोटा स्थान ध्रुवांत का जन्मस्थान था और उसके लिए उसकी भावनाएं अनमोल थीं। कभी कभी ध्रुवांत के मन में यह विचार आता था कि वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ नॉर्दर्न स्पिरिचुअल क्षेत्र में वापस जाए। अगर वह ऐसा करता तो उसके पिता, राजेंद्र चाचा और अन्य शायद उसकी स्वर्गीय पूर्णता रैंक ताकत से दहशत में पड़ जाते। और तो और छोटे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल क्षेत्र की बात ही छोड़ो, उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में उसे एक प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है। किसी शहर का शासक बनने की चाह कुछ और ही आसान होती। बेशक ये केवल उसकी कल्पनाशील सोच थी, क्योंकि वह जानता था कि अतुलनीय विशेषज्ञ बनने का उसका सफर अभी शुरू हुआ है। उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह मां को घर लाएगा, पर अभी वह उस कदम से बहुत दूर है। फिर भी चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, वह हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। उसने ये शब्द छोड़े बिना अपनी ताकत या विकास के बारे में घमंड नहीं किया। उसके पिता के लिए यह केवल एक वादा हो सकता था, पर ध्रुवांत जानता था कि उसके पिता, जिन्होंने उसे कठोर परिश्रम से पाला, अपनी मां की इतनी कमी महसूस करते हैं कि उनका व्यक्तित्व उदास और सुनसान दिखाई देता था। अपने पिता को निराश नहीं देखना उसकी प्राथमिकता थी। सूरज की ओर देखते हुए ध्रुवांत ने हल्की मुस्कान दी। बूढ़े, वर्तमान में मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। चलो मैं तुम्हारी वह बात पूरी कर देता हूँ जो तुम नहीं कर सकते, ठीक है? कल दिव्य पहाड़ का उद्घाटन दिवस है। अचानक पीछे से एक मधुर आवाज में लड़की की आवाज गूंज उठी। अपना सिर घुमाते हुए ध्रुवांत ने देखा कि सौम्या उसके पीछे मौजूद हैं। हल्की मुस्कान के साथ उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर शहर के पार दूर की ओर देखने लगा।
वहां दुनिया की स्पिरिचुअल क्यूआई लगातार अनियमित होती जा रही थी, जैसे उसकी तरंगे फैल रही हों। समुद्र की लहरों की तरह उनके चलने से गर्जन की आवाजें गूंजने लगीं। उसी क्षण वह ऊंचा और भव्य पर्वत, जिस पर भयावह रूप से उग्र आध्यात्मिक शक्ति चमक रही थी, धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। यह दिव्य पहाड़ के निकट होने का संकेत था। पिछले 2 दिनों से मैंने सीनियर सिस्टर सिया से इस बार होने वाले दिव्य पहाड़ के बारे में बात की है। शायद ऐसे 6 लोग होंगे जिन पर तुम्हें ध्यान देना होगा। इन 6 को उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी के शीर्ष अभिजातियों में माना जा सकता है। ये सभी अत्यंत शक्तिशाली हैं और मुझे डर है कि शायद मोहंद भी इनके बराबर नहीं हो पाएगा। सौम्या ने थोड़ी सिकुड़ी भौहों के साथ कहा। अच्छा, कौन से 6? पहला स्वाभाविक रूप से दैत्य ड्रैगन महल का देवाकाश है। वह इस बार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि दैत्य ड्रैगन महल का खजाना तुम्हारे पास है। वे निश्चित ही इसे तुमसे वापस लेने की कोशिश करेंगे। दिव्य पहाड़ में किसी भी चोट या मृत्यु का दोष किसी पर नहीं डाला जा सकता, इसलिए देवाकाश वहां निश्चित ही तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, सौम्या ने गंभीर भाव के साथ कहा। साथ ही सीनियर सिस्टर सिया की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान है कि देवाकाश की ताकत 3 सम्राट डिजास्टर्स में से पहले ट्रिब्यूलेशन यानी ह्यूमन बॉडी डिजास्टर के बाद की होनी चाहिए। उसने ह्यूमन बॉडी डिजास्टर पार कर लिया है ना? हल्का सा सिर हिलाते हुए ध्रुवांत की निगाहें इस क्षण थोड़ी तेज और बुद्धिमान हो गईं। अगले कुछ हैं उम्बरा दल के युवा मास्टर्स लाला, युआन दल के दमन रहस्यमय यिन पहाड़ के जाकिर और चरम महल के काशी, जिनसे हम पहले ही उजाड़ नगर में मिले थे, जहां वह हमारी लड़ाई के पूरे दौरान मोहंद और हमें देख रहा था। साथ ही दिव्य कड़ाही दल की भानु भी हैं। मुझे डर है कि ये सभी लोग पहले ट्रिब्यूलेशन को पार कर चुके हैं। इनमें से प्रत्येक उन शीर्ष प्रभावों द्वारा अनंत संसाधनों और समय के साथ कठिन मेहनत से पाले गए शीर्ष प्रतिभावान हैं। आप उन्हें भविष्य के दलों और संप्रदायों के प्रभारी मान सकते हैं। अगर आप उन्हें दिव्य पहाड़ में मिलते हैं तो उन्हें अपने दुश्मन मान लेना। हल्की हंसी के साथ सौम्या ने आगे कहा, स्वाभाविक रूप से सीनियर सिस्टर एक्साए उनमें से कम नहीं हैं। हालांकि अन्य लोगों की तुलना में तुम्हें निशाना बनाने के उनके चांस बहुत कम हैं। ये सभी निर्दयी व्यक्ति हैं, है ना? ध्रुवांत ने सिर हिलाते हुए कहा। तो ये उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी के शीर्ष अभिजातियों की ताकतें हैं, है ना? लगता है मैं इन्हें कम नहीं आंक सकता। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? सौम्या ने ध्रुवांत की ओर नजर डालते हुए पूछा। थोड़ी सी भौहें सिकोड़ते हुए सौम्या ने कहा, उन्हें मुझे भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए थी। हम स्पष्ट है कि पहले के ये छोटे झगड़े और संघर्ष दिव्य पहाड़ में होने वाली लड़ाइयों के मुकाबले बहुत मामूली थे। इसके अलावा वहां के प्रतिभागी कोई दया नहीं दिखाएंगे। अगर कोई भी अपनी रक्षात्मक स्थिति थोड़ी सी भी ढीली कर देता है तो संभावना है कि वह दिव्य पहाड़ से जीवित बाहर न निकल पाए। सौम्या इस बात को लेकर चिंतित थीं, भले ही उन्हें ध्रुवांत पर पूरा भरोसा था। केवल एक ही कोटा है। मैं तुम्हें उन क्रूर और निर्दयी लोगों का अकेले सामना करते नहीं देख सकता। ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो। भले ही प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत हों, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। बाद में मुझे देखना है कि दिव्य पहाड़ वास्तव में क्या है। अगर मैं इसे बाहर निकालने में सफल हुआ तो मैं तुम्हारे लिए एक जरूर लाऊंगा। ध्रुवांत के ये शब्द सुनकर सौम्या ने ध्रुवांत की ओर अपनी आंखें घुमाईं, फिर कहा, मैंने सीनियर सिस्टर सिया से सुना है कि हर बार केवल बहुत कम लोग ही दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बैप्टिज्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों की संख्या बेहद सीमित है।
अगर तुम अभी भी इसे बाहर लाने की हिम्मत करते हो तो मुझे लगता है कि भीड़ तुम्हें लोटपोट कर देगी। ध्रुवांत ने उसकी बात सुनते ही मुस्कान दी और कोई आपत्ति न होने पर वह संतुष्ट हो गया। अच्छा, सही है। जैसे ही सौम्या कुछ सोचती हुई अपनी जेड़ जैसी भुजा हिलाई, उसके चारों ओर कई आग के गुच्छे प्रकट हुए और उसके सामने तैरते हुए दिखाई दिए। वे 5 स्पष्ट हथेली के आकार की पारदर्शी जेड बोतलें थीं, जिनके अंदर पूर्णतः भरी हुई जलती हुई लपटें थीं। वे लपटें खाकीलाल रंग की थीं और अत्यधिक तापमान के साथ चमक रही थीं। स्पष्ट है कि वे जेड बोतलें किसी विशेष सामग्री की बनी थीं, क्योंकि चाहे वे लपटें कितनी भी तीव्र जलें, वे अपने कंटेनरों को नहीं तोड़ पाती थीं। ये वो वस्तुएं हैं जो तुमने सीनियर सिस्टर सिया से तुम्हारे लिए प्राप्त करने को कहा था। कहा जाता है कि इन बोतलों के अंदर की लपटें एक रैगिंग फ्लेम स्पैरो द्वारा जियोसेंट्रिक लावा को निगलने का परिणाम हैं, और इनमें काफी प्रबल विनाशकारी शक्तियां हैं। इन 5 छोटी जेड बोतलों में लपटों को भरने के लिए सैकड़ों रैगिंग फ्लेम स्पैरोज की आवश्यकता होती है। सौम्या ने ध्रुवांत की ओर संदेह भरी नजर डालते हुए कहा। स्पष्ट था कि वह यह नहीं समझ पाई कि अचानक ध्रुवांत इनको इकट्ठा करने का क्या उद्देश्य रखता है। भले ही ये वस्तुएं लड़ाई के दौरान प्रतिद्वंद्वी को चकमा देने में सहायक हों, परंतु वे बहुत शक्तिशाली नहीं थीं। मेरे पास इन्हें उपयोग करने का एक शानदार तरीका है। 5 जेड बोतलों को देखते हुए ध्रुवांत की आंखों में खुशी की चमक आई। उन्हें सावधानी से रखते हुए उसने कहा, लगता है अब मैं सीनियर सिस्टर सिया का एक एहसान चुकाने वाला हूं। ये वस्तुएं स्पष्ट रूप से सस्ती नहीं थीं और इन्हें इकट्ठा करना अत्यंत कठिन था। यह सब सिया के 9 समर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स की सबसे बड़ी यंग मिस्ट्रेस होने के कारण संभव हुआ। अन्यथा इतनी कम समय में इन्हें प्राप्त करना असंभव होता। यह एल्डर सिस्टर हिमानी के कारण होना चाहिए। सौम्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिया एल्डर सिस्टर हिमानी के बहुत करीबी हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। एल्डर सिस्टर हिमानी के ध्रुवांत के प्रति व्यवहार को देखकर उसने स्पष्ट रूप से ध्रुवांत को अधिक सम्मान दिया था। इसी वजह से ध्रुवांत की विनती को उसके मन में इतना ऊंचा स्थान मिला। ध्रुवांत ने सिर हिलाया, अब सिया और हिमानी के रिश्ते की परवाह किए बिना। इन वस्तुओं के साथ उसके पास अब एक और छुपा हुआ हथियार था। जब वह पल आएगा तो शायद देवाकाश के लिए भी इन्हें संभालना मुश्किल होगा। चूंकि सब कुछ तय हो गया है, अब आगे क्या? एक सुस्त खिंचाव करते हुए ध्रुवांत ने दूर बहती हुई आध्यात्मिक शक्ति में धीरे से दिखाई देने वाले पहाड़ी रूप की ओर देखा और फिर हल्की मुस्कान दी। बस दिव्य पहाड़ के उद्घाटन का इंतजार करना है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, दिव्य आध्यात्मिक शहर का माहौल पूरी तरह से झूम उठा। अनगिनत छाया जैसे टिड्डियों के झुंड की तरह आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देने लगे। शहर के आसपास की पहाड़ी चोटियों और मैदानों से अनगिनत आकृतियां आकाश में उड़ती हुई, प्रकाश की धाराओं में बदल जाती हुई और क्षितिज पर गर्जन करती हुई दिखाई दीं। दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा का आकर्षण अत्यंत प्रबल था और अनगिनत लोग इसकी मोह से पहले से ही खूनी आंखों से देखते थे। इसलिए यहाँ तक कि शीर्ष स्तर के प्रभाव और शक्तियां भी अकेले पूरे दिव्य पहाड़ पर प्रभुत्व नहीं जमा कर सकती थीं, क्योंकि वे वास्तव में भीड़ के दुश्मन बन जाते। यह स्थिति उत्तर स्वर्गीय अकेडमी और हमेशा अभिमानी दैत्य ड्रैगन महल दोनों के लिए असहनीय थी, क्योंकि इसका मूल्य उन्हें अत्यधिक भुगतना पड़ता। इसलिए जब तक किसी के पास पर्याप्त ताकत है और वह सीमाओं को पार नहीं करता, उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में कोई भी दिव्य पहाड़ में भाग लेने का हकदार होता था।
इसी वजह से इस आयोजन में भव्य उपस्थिति और भागीदारी हुई। ध्रुवांत का समूह भी अपनी चाल चला चुका था। दीन विक्रांत के नेतृत्व में वे विशाल और असीम आध्यात्मिक शक्ति की लहरों के सामने पहुंच गए। उस क्षण धरती और आकाश पहले से ही इंसानों के समुद्र से ढके हुए थे। फिर भी उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट के केवल वे शीर्ष प्रभाव ही उस भीड़ के सबसे आगे की पंक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। उत्तर स्वर्गीय अकेडमी की उपस्थिति ने जनता का ध्यान आकर्षित कर लिया था, क्योंकि उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई नहीं था जो एक सच्चे लेवायथन के प्रति अपमान दिखाने की हिम्मत करे। कुछ परिचित लोगों की ओर ही मुस्कुराते हुए दीन विक्रांत ने अपने हाथ पीठ के पीछे रख दिए और उन आध्यात्मिक शक्ति की लहरों के पीछे छिपे ऊंचे और भव्य पहाड़ी रूप की ओर गहरी निगाह डाली जो एक अलग स्थान में थे। उसी क्षण ध्रुवांत की नजरें एक ऐसे स्थान की ओर थीं जो बहुत दूर नहीं था, जहां दैत्य ड्रैगन महल के लोग मौजूद थे। ब्लैक ड्रैगन सम्राट अग्रिम में खड़ा था और उसके पीछे भस्म पहने हुए बेहद साधारण दिखने वाला देवाकाश था। अगर उसकी उस निर्जीव नजर नहीं होती जिसने सभी पर गहरा प्रभाव डाला होता, तो भीड़ में उसे पहचानना मुश्किल हो जाता। हालांकि यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी में सबसे निर्दयी था। ध्रुवांत की निगाहों को महसूस करते हुए देवाकाश ने अपना सिर घुमाकर ध्रुवांत की ओर ठंडी और उदासीन मुस्कान भेज दी। भले ही उसकी मुस्कान में कोई हत्यारहित इरादा न था, ध्रुवांत जानता था कि इस देवाकाश ने शायद पहले ही उसे अपनी जरूर मारे जाने वाले सूची में शामिल कर लिया है। इनाम की सूची में दूसरा स्थान पहले ही निपटा जा चुका है। अब केवल तुम बचे हो। ध्रुवांत ने अपने आप में बुदबुदाया, फिर अपना सिर उठाकर विशाल और असीम आध्यात्मिक शक्ति की लहरों की ओर देखा, जिनमें तीव्र कंपन उभरने लगे। उसी क्षण गहराई में छिपा ऊंचा और भव्य पहाड़ी रूप धीरे धीरे स्पष्ट होता गया और सबकी नजरों के सामने अंतरिक्ष में तरंगें उठने लगीं। सभी की नजरें घूमने और उभरने लगीं। दिव्य पहाड़ शुरू होने वाला था। जैसे कि एक सुनामी, दुनिया की आध्यात्मिक शक्ति उमड़कर बाहर निकली, जबकि गहरी और भारी आवाजें इतनी तीव्र थीं कि उन्हें यहां तक के अंतरिक्ष भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और साथ ही साथ तीव्र स्पेशल वॉर्पिंग और डिस्टॉर्शंस प्रकट होने लगे। जैसे जैसे आसपास का स्थान विकृत और मुड़ने लगा, वह विशाल पर्वत जो एक पृथक स्थान में बंद प्रतीत हो रहा था, सभी की नजरों में और अधिक स्पष्ट होता चला गया। साथ ही एक विशेष दबाव जो प्राचीन काल से बचा हुआ प्रतीत होता था, चुपचाप फैलने लगा। यह दबाव उपस्थित लोगों के लिए लगभग अदृश्य और पता न चलने जैसा था। केवल ऐसे लोग जैसे कि डीन विक्रांत, जो सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, इसे महसूस कर सकते थे, जिससे उनकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उनके दिलों में भय और दहशत उतर आई। हालांकि समय के साथ यह दबाव काफी कम हो चुका था, फिर भी इसमें एक निश्चित स्तर की दमन शक्ति बनी हुई थी। इसका कारण यह था कि यह दबाव एक हेवनली सम्राट द्वारा छोड़ा गया था, जिसने उस पर्वत पर बैठकर अंतिम विदाई दी थी। एक हेवनली सम्राट सम्राट के बीच सम्राट के समान होता है। दीन विक्रांत और अन्य सम्राट के लिए यह एक ऐसा अस्तित्व था जो अत्यंत शक्तिशाली और प्रबल था। स्वाभाविक रूप से जब इसे ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स में रखा जाए, जो सैकड़ों हजारों विमानों के संयोग से बना है, तब भी एक हेवनली सम्राट शीर्ष स्तर का अस्तित्व माना जाता है। ऐसे अनगिनत सम्राट होते हैं जो एक हेवनली सम्राट की पूजा में अपनी मूछें टककर झुक जाते हैं। वह एक ऐसा महान अस्तित्व था जो सचमुच में दुनिया के किसी क्षेत्र की सुरक्षा करने और पूरे प्लेन पर नियंत्रण रखने में सक्षम था। ध्रुवांत और अन्य सामान्य लोग स्वाभाविक रूप से इस दबाव को महसूस नहीं कर पाए, उन्हें केवल एक हल्का असहज एहसास हुआ। हालांकि इसका उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।
इस क्षण ध्रुवांत का एकमात्र ध्यान विकृत और मोड़ते हुए अंतरिक्ष पर था, क्योंकि वह दिव्य पहाड़ के खुलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह उस क्षण का चुपचाप इंतजार कर रहा था, एक सुगंधित हवा उसके पास से गुजरी। अपना सिर घुमाते हुए उसने देखा कि सिया उसके बगल में प्रकट हो गई थीं। उस क्षण सिया अभी भी अपनी आकर्षक और मोहक फायरी रेड सॉफ्ट आर्मोर में सजी हुई थीं। उनकी बर्फसफेद उजली त्वचा और उनकी आकर्षक तथा सुरुचिपूर्ण काया ने आसपास से कई नजरें आकर्षित की थीं। ध्रुवांत दिव्य पहाड़ में प्रवेश करने के बाद और अधिक सावधान रहना, विशेष रूप से स्पेशल करंट्स और स्पेशल गेल्स का ध्यान रखना, सिया ने ध्रुवांत को एक सुनहरी मुस्कान के साथ याद दिलाया। स्पेशल करंट्स, स्पेशल गेल्स। ध्रुवांत थोड़ा हैरान हुआ और उन दो शब्दों को दोहराया। दिव्य पहाड़ के बारे में उसकी कोई जानकारी न होने के कारण उसे स्पष्ट नहीं था कि ये शब्द क्या अर्थ रखते हैं। सिया ने गंभीर स्वर में अपने प्यारे चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ समझाया, जहां दिव्य पहाड़ स्थित है वह एक फ्रैगमेंटेड स्पेस में है। उस फ्रैगमेंटेड स्पेस के बाहर अत्यंत भयावह स्पेशल करंट्स हैं। एक बार यदि कोई उनमें बह गया तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसने आगे कहा, स्पेशल गेल्स दिव्य पहाड़ के आसपास का क्षेत्र घेरते हैं। जितना कोई केंद्र के करीब पहुंचेगा, स्पेशल गेल्स उतने ही मजबूत और भयावह हो जाएंगे। जब कोई उनकी थपकियों का सहन नहीं कर पाता तो वह उनसे बहकर करंट्स में चला जाता है और तुरंत राख में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों दिव्य पहाड़ द्वारा लाए गए सबसे बड़े खतरे हैं, जिनके कारण अनगिनत विशेषज्ञ पहले ही हार चुके हैं। सीनियर सिस्टर सिया, आपकी चेतावनी के लिए बहुत धन्यवाद। ध्रुवांत ने सिर हिलाते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। धीमी आवाज में सिया ने बात जारी रखी, इसके अलावा कृपया अन्य लोगों का भी ध्यान रखना। मुझे पता नहीं कि दिव्य पहाड़ में कितने विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे, लेकिन तथ्य यह है कि केवल निश्चित संख्या में लोग ही दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वहां प्रवेश करने वाले सभी लोग प्रतिस्पर्धी माने जाएंगे। जैसे ही कोई अवसर मिलेगा, कुछ लोग सीधे आक्रमण कर सकते हैं और तुम्हें घातक प्रहार कर सकते हैं। दिव्य पहाड़ रेंज में प्रवेश करने के बाद बस मेरा अनुसरण करना। मैं तुम्हें बैप्टिज्म के स्थान तक ले जाऊंगी। तुम्हारे मेरे साथ होने से यहां तक कि वह देवाकाश भी थोड़ी सी डर महसूस करेगा। कम से कम वह बहुत ज्यादा उग्र नहीं होगा। लेकिन दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा प्राप्त करने का मामला पूरी तरह से तुम्हारी वास्तविक क्षमता और कौशल पर निर्भर करेगा। उसने देवाकाश की ओर नजर डाली, जो उससे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था, और उसके सुंदर आंखों में एक हल्का सा भय झलकता हुआ फिर भी मधुर स्वर में बोले। ध्रुवांत के चेहरे पर सिया के प्रति उसकी सकारात्मक छाप और बढ़ गई। वह भली भांति जानता था कि देवाकाश कितना प्रबल है। हालांकि सिया उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी के शीर्ष एलीट लोगों में से एक हैं, फिर भी अगर वह वास्तव में देवाकाश का सामना करें तो उन्हें अत्यधिक भय होगा। परंतु इस क्षण उनके हित में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो कि असाधारण रूप से कठिन था। आखिरकार कोई भी समझदार व्यक्ति बिना वजह ऐसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी को नाराज नहीं करना चाहेगा। सीनियर सिस्टर सिया, कृपया निश्चिंत रहो। अगर मुझे लगेगा कि मैं और सहन नहीं कर सकता तो मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा। मैं तुम्हें पीछे नहीं रोकूंगा, ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सिया को यह उम्मीद नहीं थी कि ध्रुवांत इतनी सीधे तौर पर जवाब देगा। उसने अपनी मधुर मुस्कान के साथ अपने जेड जैसे हाथ बढ़ाकर ध्रुवांत के कंधे पर थपथपाया और कहा, आराम करो। एल्डर सिस्टर हिमानी ने मुझे पहले बचाया है। यह देखते हुए कि किसी पुरुष के प्रति उनकी इतनी चिंता दिखाना अत्यंत दुर्लभ है, तो मैं तुम्हें कैसे नहीं बचाऊंगी।
इन शब्दों को सुनकर ध्रुवांत ने केवल मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर हिलाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। जब ध्रुवांत खुशी खुशी सिया के साथ दिव्य पहाड़ के खुलने का इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि बहुत दूर से एक हल्की ठंडी नजर उनकी ओर झुक रही थी। उस नजर के मालिक थे उम्बरा दल के युवा नेता लाला। सिया द्वारा ध्रुवांत के प्रति दिखाई गई अंतरंगता को देखकर लाला की आंखों में अंधेरे का छाया उभर आया, जबकि उसके होठों के कोने पर हल्की सी झुकन दिखने लगी। इसे देखकर युवान दल के यंग मास्टर दमन ने हल्की मुस्कान दी। उन्हें पता था कि लाला अत्यधिक वासनाओं से भरा व्यक्ति है। भले ही उसने सिया के पीछे कोई प्रगति नहीं की थी, उसने उसे दूसरों के लिए फॉरबिडन टेरिटरी यानी वर्जित क्षेत्र के रूप में मान लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। सिया द्वारा ध्रुवांत के प्रति दिखाई गई अंतरंगता ने उसे इतना असहनीय इम्पल्सो दे दिया कि वह ध्रुवांत को टुकड़ों में फाड़ देने की इच्छा से भर उठा। जल्दबाजी मत करो, पहले हम दिव्य पहाड़ में प्रवेश करें। उस समय चाहे वह नटखट भाग भी न सकेगा, दमन ने हंसते हुए कहा। मुझे ऐसे नटखट पर समय बर्बाद करने का हुनर नहीं है, लाला ने जवाब दिया। फिर भी उसकी नजर अंधेरी और उदास बनी रही, जबकि उसके चेहरे पर ठंडी और उदासीन मुस्कान झलक रही थी। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें प्राथमिकताएं तय करना नहीं आता था, लेकिन उन्हें पता था कि दिव्य पहाड़ में प्रवेश के बाद उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा प्राप्त करना होगा। वह ध्रुवांत पर इतना कीमती समय बर्बाद कैसे कर सकते थे? अगर हम वास्तव में एक दूसरे से टकरा जाए तो मुझे उसे एक बार में सुलझा देने में कोई आपत्ति नहीं, लाला ने अपनी उंगलियों को घुमाते हुए कहा, जबकि उसके उंगलियों के निशानों पर एक छाया उभर गई और उसके होठों के कोने पर ठंडी, क्रूर मुस्कान झलक रही थी। दमन के चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान उभर गई जब उसने लाला के शब्द सुने। भले ही यह ध्रुवांत स्वर्गीय पूर्णता रैंक शुरुआती चरण की ताकत का धनी प्रतीत होता था, लेकिन वह उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। उस समय यदि लाला ने उससे मुकाबला किया होता तो भले ही लाला जीत भी जाता, उसे कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती। यह स्थिति लाला को देखने में अत्यंत संतोषजनक लगती। गड़गड़ाहट। जैसे ही लाला की आंखों में अंधेरे के साए उभर आए, एक तीव्र गड़गड़ाहट की आवाज अचानक विशाल और असीम आध्यात्मिक शक्ति के सागर से निकल पड़ी। जैसे जैसे अंतरिक्ष और अधिक विकृत और मुड़ा, सभी लोग उत्साहित हो उठे क्योंकि दिव्य पहाड़ के आसपास का स्थान धीरे धीरे दरार पड़ने लगा था। जैसे ही अंतरिक्ष में दरारें पड़ने लगीं, अनगिनत ऊंचे और भव्य पर्वतों की एक श्रृंखला, जो अपने विशाल साए फैलाती थी, उभर कर सामने आ गई। वह विशाल पर्वत जो स्पेशल फिशर से निकल रहा था, दुनिया के सामने अपना रूप प्रकट करने लगा। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश में तैरता हुआ एक पर्वत श्रृंखला हो। हालांकि यह विशाल पर्वत श्रृंखला केवल दिव्य पहाड़ का एक साधारण सा कोना था। हुक हुक। जैसे ही उस पर्वत श्रृंखला का एक छोटा सा हिस्सा स्पेशल फिशर से उभरा, तीव्र स्पेशल गेल्स बेरहमी से बाहर निकल पड़े। जैसे ही ये गेल्स बाहर निकले, उन्होंने बहुत ही तीव्र ऊर्जा उत्पन्न की, जिससे ऐसा लग रहा था कि दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जीज भी टूटकर बिखर रही हैं। फिर भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी की रक्तिम आंखें उस ऊंची और भव्य पर्वत श्रृंखला की ओर टिकी थीं, जो स्पेशल फिशर में बंद थी। वह पर्वत श्रृंखला जो एक पृथक स्थान में बंद थी। हालांकि जो कुछ भी उनकी नजरों के सामने आया, वह केवल हिमखंड के बर्फ के टुकड़े जैसा प्रतीत हुआ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस दिव्य पहाड़ श्रृंखला का पैमाना कितना भयानक है।
शायद इसकी दूसरी छवि केवल दिव्य आध्यात्मिक शहर जितनी ही भव्य हो। अंततः दिव्य पहाड़ इस क्षण प्रकट हो चुका था। उस क्षण पूरे विश्व का माहौल ठंडा और जम सा गया। वुश! हालांकि यह जमाव केवल एक पल के लिए रहा, फिर तुरंत टूट पड़ा और शहर से ऐसे अनेक चेहरे जो आकाश को छिपा रहे थे और धरती को ढक रहे थे, तेजी से बाहर निकल आए। जल्दबाजी से निकलते हुए वूशिन की आवाजें, जैसे गरजते हुए बादलों के थपे, आकाश में गूंज उठीं। चलो चलें। दिव्य पहाड़ खुल चुका है। दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा तो निश्चित ही मेरा ही होगा। हाँ हाँ, तुम क्या समझते हो कि तुम कौन हो कि दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा का एक टुकड़ा लेने की हिम्मत रखते हो? जैसे ही अतुलनीय उत्साह से भरी दहाड़े गूंज उठीं, पूरा विश्व पूर्ण रूप से उत्तेजित हो उठा और अव्यवस्था में फेंक दिया गया। ध्रुवांत, चलो हम भी कदम बढ़ाते हैं। दिव्य पहाड़ की ओर भागते हुए लोकस्ट स्वाम की तरह भीड़ को देखकर सिया अपने अंदर की जल्दबाजी को रोक नहीं सकीं और ध्रुवांत की ओर बोल पड़ी। ध्रुवांत ने सिर हिलाया, फिर सौम्या, हिमानी और डीन विक्रांत की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा प्रवेश करने का समय है। सावधान रहना, सौम्या और हिमानी ने जवाब में चेतावनी दी। यदि तुम्हें अत्यंत खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़े, तो बस उस जेड स्लिप को तोड़ देना जो मैंने तुम्हें दिया है, और मैं तुम्हें वहीं से बचा लूंगा। दीन विक्रांत ने गंभीर भाव के साथ कहा। भले ही उसे दिव्य पहाड़ में जबरदस्ती प्रवेश कराने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़े, वह सचमुच ध्रुवांत के वहां मर जाने की संभावना सहन नहीं कर सकता था। अगर ऐसा होता तो यह उनके उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो जाता। ध्रुवांत ने चुपचाप सिर हिलाया, बिना और कुछ कहे। वह दिव्य पहाड़ की विशेष अनूठाई से परिचित था, यहाँ तक कि डीन विक्रांत की ताकत के बावजूद वह वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर भी डीन विक्रांत ने ये शब्द कहे जो उनके ध्रुवांत के प्रति अत्यधिक सम्मान को दर्शाते थे। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के एक अद्भुत इशारे के साथ सिया ने आगे बढ़ते हुए एक प्रकाश की किरण में बदल गईं। सीधे आकाश में मौजूद स्पेशल फिशर की ओर प्रक्षेपित होकर वह उसी पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ी जो वहां से निकल रही थी। इसे देखते ही ध्रुवांत ने तुरंत उनका पीछा किया और तेजी से उनके पीछे निकल पड़े। एक साथ, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए वे दो प्रकाश की किरणें जो आकाश को छिपा रही थीं और धरती को ढक रही थीं, स्पेशल फिशर में प्रवेश कर गईं। धीरे धीरे आकार में छोटे होते हुए वे अंततः उसमें गायब हो गईं। बस जैसे जैसे और लोग दिव्य पहाड़ श्रृंखला में प्रवेश करने लगे, उसके आसपास का स्थान शीशे जैसा पारदर्शी हो गया। उस शीशे के भीतर एक विशाल और असीम प्राचीन दिखने वाली पर्वत श्रृंखला थी। उस क्षण पर्वत श्रृंखला के किनारे अनगिनत छाया भर गई थीं, और वे लोग जो भीड़ के शीर्ष पर थे, जो स्पेशल फिशर में तेजी से प्रवेश कर गए थे। वे आकृतियां जो आकाश को छिपा रही थीं और धरती को ढक रही थीं, ने दिव्य पहाड़ श्रृंखला में सदियों पुरानी शांति और स्थिरता को तुरंत भंग कर दिया। विभिन्न वृद्ध आकृतियां स्पेशल फिशर के बाहर आकाश में खड़ी थीं, उनकी आंखें कसकर उस प्राचीन पर्वत श्रृंखला पर टिकी हुई थीं, जो उस स्थान में धीमे धीमे दिखाई दे रही थी। उस क्षण सभी को स्पष्ट था कि अत्यंत क्रूर और निर्दयी युद्ध कुछ ही पलों में छिड़ जाएगा। यह सब केवल उस दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा के लिए था, जिसे केवल कुछ लोग ही अनुभव कर सकते हैं। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।